अभी तक हमने पूरा करंट के बारे में सीख लिया है कि करंट किस तरह से फ्लो करता है और करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। साथ में हमने सीखा है कि करंट डेंसिटी क्या होता है। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो होगा करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। बात समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने को अलाउ करते हैं, मतलब करंट को फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है और कंडक्टर लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड स्टेट में होता है बैटरी में, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो आप, लिक्विड कहना ठीक नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बैटरी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस चैप्टर में उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि हम इस चैप्टर में बैटरी को यूज करते हैं, लेकिन बैटरी की स्टडी भी करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी समझते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पूरी कंप्लीट स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो वहां पे आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सब सीखोगे, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वहां पे आपको केमिस्ट्री में डिटेल में सिखाया जाएगा। बात करते हैं हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स की। सॉलिड कंडक्टर्स को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक होता है मेटल्स, ठीक है, एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की बात हम एक अलग सेपरेट चैप्टर में करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे केवल और केवल कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। कंडक्टर्स, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं। जब हम उसमें बैटरी अटैच करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कोई भी करंट का सोर्स अटैच कर देते हैं तो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन क्या होगा जब हम यहाँ पे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब हमने इसको बैटरी से अटैच नहीं किया है, तब क्या हो रहा है आप समझिए। देखिए, किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो बनता है या कोई भी वो तीन मेन उसके पार्टिकल होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मोस्टली जो मेटल्स हैं, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मेटल है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है, नहीं मेटल के बाहर आ जाए इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती है, लेकिन ये मेटल के अंदर विद इन द मेटल इस तरह से रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेटल से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। सोचिए, ये जो रूम है जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अगर मैं इस रूम में ही घूमता रहूं, ठीक है, इस रूम के बाहर ना जाऊं तो आप आराम से कह सकते हो कि सर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि आप कहीं गए ही नहीं। जहां पे 1 घंटे पहले थे वहीं पे 1 घंटे के बाद भी हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के साथ है। ये जो बेचारा इलेक्ट्रॉन है ये इस मेटल की सरफेस पे फ्रीली मूव कर सकता है, इट इज फ्री टू मूव, बट ये बाहर नहीं जा सकता। एक छोटे बच्चे की तरह कि घर में जहां खेलना है खेल लो, लेकिन घर के बाहर आप जा नहीं सकते, इतनी उसको अलाउड नहीं होता। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाए अपने बलबूते पर। और ये बेचारे ये जो घूम रहे हैं ना, ये भी क्यों घूम रहे हैं आप समझिए, क्यों? ये आसपास के एनवायरनमेंट की हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जैसे ये मेटल है, अभी यहाँ पे रूम, मेरे इस रूम का बात करूं, जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री है। तो उस 25 से 30 डिग्री पे जो भी मेटल है वो मेटल 25-30 डिग्री के गर्म हुए, ठीक है ना, उनके पास इतनी एनर्जी है, तो वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये घूम पा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दे तो बेचारा फ्रीज हो जाएगा, ये रुक जाएगा अपनी जगह पे, थम जाएगा, तब ये मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये थर्मल एनर्जी की वजह से, जो हमारे एनवायरनमेंट की जो हीट इसने ऑब्जर्व की उसकी वजह से यहाँ पे घूम रहा है और अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब करंट, हम सोचें कि भाई चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, पर नहीं होता है,
ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से समझने का एक और है, आप एक दूसरी थियरी के हिसाब से अगर हम समझे तो दूसरी थियरी क्या कहती है, दूसरी थियरी ये कहती है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां गया तो कोई और इलेक्ट्रॉन यहां पर आया होगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब सोचिए इसने यहां से यहां जाने में जो करंट प्रोड्यूस किया उतना ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया, सही ना। मतलब अगर ऐसे करंट गया आई और ऐसे करंट आया आई, तो नेट करंट क्या हो गया बिटवीन दीज टू इज जीरो। जितना करंट गया उतना आया वापस, नेट करंट जीरो। तो वही चीज यहां हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, कोई और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, और नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है वो जीरो हो गया, नेट करंट भी जीरो हो गया। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं यहां पर एक बैटरी को अटैच कर दूं, चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। उससे पहले आप मुझे बताइए क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है मुझसे, अगर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो आप कहोगे सर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है। अगर मेटल हो क्लोज्ड है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। लेकिन वो ध्यान अधूरा था, अब पूरा ज्ञान लेते हैं। समझिए क्या होगा अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ अटैच कर दूं, तो इस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस बैटरी। इस बैटरी की वजह से, बैटरी के पास क्या है, पोटेंशियल है, यहां पे पोटेंशियल V, यहां पे पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E V इंटू एल, V अपॉन एल, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको अलाइन कर देगा। पहली बात तो ऐसा हम मानते हैं, एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता, इस पे बहुत सारी अलग अलग बहस होती है लोगों में, बहुत सारे आपको थियरीज मिल जाएगी अलग अलग बुक्स में, है ना। अलग अलग टीचर्स अलग अलग बात करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हमें सारी थियरीज के बारे में सुन लेना चाहिए। कंक्लूजन तो अभी तक किसी के पास है नहीं, ठीक। तो मान लेंगे कि भाई जैसे ही बैटरी जोड़ी तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इधर फ्लो करने लग जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे सीधे, ठीक है ना, ऐसे फ्लो करने लग जाएंगे। और अब क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है इनके साथ, तो ये बैटरी इन पे फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। कितना फोर्स लगेगा उसको अभी बताता हूं, बट अभी समझिए कि मान लीजिए फोर्स लगा रही है और ये क्या कर देंगे, मेटल से बाहर आ जाएंगे, यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन इनका प्लेस ले लेंगे और ये साइकिल पूरी बन जाएगी, ठीक है ना। और एक सिस्टम में करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये बैटरी कर रही है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने तो आपसे कहा था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट यहां मैं ही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कैसे? आप समझिए, अजम्पशन समझिए, मतलब डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज स्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, इट मींस अगर करंट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट होने की कंडीशन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता, ठीक, नहीं होता। और यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए जीरो नहीं है क्योंकि यहां पे क्या है, फ्लो कर रहा है चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां चार्ज रुका हुआ था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होता है, फॉर श्योर होना भी चाहिए, ठीक। वो क्यों होता है वो हमने वहां पे समझा भी था, ठीक है ना।
यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसके मोशन की एक और थ्योरी जो एक्चुअल में जो होता है उसको समझते हैं। होता क्या है कि हमने ये समझा, भाई ऐसा मान लो नीचे बैटरी कनेक्टेड है, जैसे हमने समझा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तो एनवायरनमेंट से हीट ले रहा था और इधर उधर घूम रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक, घूम रहा था, और घूमते घूमते ये वापस से अपने नए प्लेस पे जा रहा था। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट की तो ये मिलिट्री पर्सन्स की तरह, आर्मी की तरह परेड करने लग गए सब एक लाइन में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो किसी ना किसी लैटिस से, किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा, या किसी और इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है। तो उस टक्कर की वजह से क्या होता है कि इसका पाथ भी बदलता है। ठीक, एक्चुअल में ऐसा होता है। यहां पर इसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट स्पीड होती है। ठीक, लेकिन यहां पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, जैसी बैटरी कनेक्ट होती है इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ गए। बट अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन यहां था ना, पूरा घूम फिर करके थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ जाता है। तो ये जो रेड लाइन है ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो अल्टीमेटली इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, नॉन जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पे करंट एस्टेब्लिश हुआ, एक करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। अब ये जो यहां से यहां तक आया वो धक्के खा खा के आया है, और इस यहां से यहां तक आने को जो इसने चला उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करना। क्या करना? ड्रिफ्ट करना, DRIFT, ड्रिफ्ट। तो ये यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करते हुए आया है। ठीक, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। होता है, एक तो ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, यहां से यहां तक जिस स्पीड से आया उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे। दूसरा जो हमें समझना है वो है रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट करते हैं टाउ से, इस सिंबल का नाम है टाउ। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को ही समझें तो बेचारा ये यहां से यहां तक आया, तो यहां से यहां तक आने में इसने कोई भी कोलिजन नहीं किया, टक्कर नहीं की। तो ये जो डिस्टेंस है, ये चलने में जो टाइम लगा उतने टाइम तक ये रिलैक्स था, इसने टक्कर नहीं की, तो इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसने कोई भी कोलिजन नहीं किया, ये रिलैक्सेशन टाइम है इसका। तो रिलैक्सेशन टाइम होगा ये। अब ये हर जगह अलग है। देखो यहां पर इतना है, यहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहां टाइम कम लगेगा, फिर यहां टाइम थोड़ा मीडियम आ गया है। तो हम एक एवरेज वैल्यू लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। कितनी लेते हैं? एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे का समझते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे कहते हैं VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहते हैं इसको? VD। अब समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट की। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भैया थे, ये इलेक्ट्रॉन जी यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसके इन्फ्लुएंस में इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके यहाँ तक ला रहा है, और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है ना, यहाँ पोटेंशियल है V, यहाँ 0, इसके अक्रॉस है पोटेंशियल V। ठीक, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन चार्ज, किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो होता है QE। तो यहां फोर्स है F, Q की जगह आएगा E, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब यहां पे चार्ज है माइनस, तो माइनस लगा दूंगा।
हो क्या रहा है, ये जो फोर्स है, फोर्स यहाँ माइनस क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है ना, बिकॉज फोर्स इज ऑपोजिट टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। क्यों है ऑपोजिट है भाई, ऑपोजिट इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, लेकिन इस पर फोर्स लगेगा इधर, इसलिए माइनस है, ठीक। सोचिए इसका एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, एक्सेलरेशन आएगा ए, कितना, F अपॉन एम, ई बाई एम, ई बाई एम, ठीक है सर। अगर हम बात करें वेलोसिटी, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए अब समझिएगा, थोड़ा सा चीज टेक्निकल है, इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से यहां गया, फिर टक्कर किया, यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, ये इसका अल्टीमेट इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है ना, जो भी है। सोचिए दो कोलिजन के बीच में हम ऐसा मान रहे हैं कि इनिशियली स्पीड थी 0, क्यों थी, क्योंकि हमने जब बैटरी नहीं जोड़ी थी तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, डिस्टेंस कितना है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, ठीक। अब जैसे मैंने बैटरी जोड़ी, बैटरी जोड़ते इनिशियल स्पीड 0, ये टाउ तक चला, कितना टाइम चला, टाउ, टाउ कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻14 होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, ये होता है लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला, इतनी देर तक, इतनी देर में उसने स्पीड गेन करी, स्पीड गेन की, एक्सेलरेशन कितना था, ये रहा। तो जो स्पीड आई, अब कायदे से v इज टू यू प्लस ए टी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी vd 0 प्लस ई टाउ बाई एम आएगी। तो हमारे पास vd कितना आ जाएगा, यहां से लिख देंगे a इंटू टी, तो हो जाएगा ई टाउ बाई एम, ये vd आ गया, ई टाउ बाई एम, रिलैक्सेशन टाइम है टी, ठीक। अब समझना ये है कि इसमें गड़बड़ क्या है और हमें क्या समझना है। अब जैसे कुछ बच्चे, जो बच्चे एच.सी. वर्मा सर की बुक जो होती है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे अगर डेरिवेशन देखेंगे तो वहां पे सर ने अलग तरीके से किया है। देखिए उन्होंने कहा कि जो v है, vd, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो जो vd है वो एक एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी होने का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी होने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रेशियो है vd। क्यों, क्योंकि देखिए ये जब हम निकालते हैं ना v इज टू यू प्लस ए टी, इट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एन एवरेज वेलोसिटी। ये होती है वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक, t सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी है वो। लेकिन vd हम क्या ले रहे हैं, हम vd ले रहे हैं थ्रू आउट दी पाथ, जो उसकी स्पीड है, इस पाथ में यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां, ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ पर हमने जो वेलोसिटी ली वो कितनी ली है, vd ली है। तो एवरेज वेलोसिटी होगी ना वो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपॉन t। तो हो जाएगा u0 है हाफ a की जगह e और टाउ की जगह टाउ स्क्वायर अपॉन टाउ, तो हो जाएगा e टाउ बाई 2m, यहाँ पे m भी आएगा, समझिए।
तो एचसी वर्मा सर ने जो एवरेज वेलोसिटी निकाल रखी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में, वो ये फॉर्मूला है, ठीक। लेकिन अगर हम दूसरी बुक्स की बात करें, जैसे डीसी पांडे सर की बुक आती है, उसमें ये फॉर्मूला है। दोनों ही लेजेंडरी हैं, दोनों ही आइडियल है हमारे लिए। तो मैं ऐसा हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं कि कौन सही है कौन गलत है। एनसीईआरटी में ये है, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना, ठीक है। उनके हिसाब से एवरेज ये है और एनसीईआरटी के हिसाब से एवरेज ये है, तो हम एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। एनटीए एनसीईआरटी को फॉलो करता है, वो दूसरे प्राइवेट पब्लिशर्स को या प्राइवेट जो राइटर्स होते हैं उनको नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें उसके हिसाब से करना है, तो हम ये फॉर्मूला पकड़ के चलेंगे। अगर आप एचसी वर्मा सर की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, बट उन क्वेश्चंस को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपका फॉर्मूला जो आंसर आएगा वो आंसर सही ही है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्मूलाज अलग अलग है, तो हमें इसको फॉलो नहीं करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। तो बाकी सारे कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद अब समझ में आता है कि भाई ये वेलोसिटी है कितनी है। तो आप जान करके चौंक जाओगे कि ये जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अगेन 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे ये बिना बैटरी के चल रहा था 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, विदाउट बैटरी, और जब बैटरी लगा दी तो इसकी स्पीड कम हो गई। वो भी कितना कम हो गई, डिफरेंस कितना है दोनों में, 10⁹ मीटर पर सेकेंड का। इतना बड़ा डिफरेंस, 10⁻⁹ का इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया सर? आ जाता है भाई, आ जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी कम है तो स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे चल जाता है? बल्ब जलने लगता है ना, या पंखा घूमने लग जाता है, फ्रिज, एसी, टीवी सब चालू हो जाता है तुरंत। इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? भाई मैंने यहां स्विच ऑन किया, अब मान लो अगर 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर एक बल्ब है, उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई? फटाफट से बताइए, सोचिए, कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं। उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है स्पीड ऑफ लाइट से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते ही भाई इलेक्ट्रॉन तो आराम से जाएगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फटाफट से पहुंच जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाग जाए, यहां से धक्का मारेगा उसको, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फटाफट से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मान करके बल्ब को जला देगा। ये हो गया। आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बल्ब को एनर्जी पहुंचाता है, वो भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, उसको यहां से आने में कई साल लग सकते हैं, है ना, कई साल लग सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फटाफट से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई स्विच ऑन हो गया, फटाफट से बल्ब तू जल जा, या पंखे तू घूमने लग जा, तो घूमने लग जाता है, चलने लग जाता है। इतना कम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें ध्यान रखना है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है, ये इस तरह से कंडक्टर था, ठीक, और इसके पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन साहब यहां थे, इनकी वेलोसिटी है vd, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं वेलोसिटी है vd, और ये डेल्टा t टाइम में यहां पर आ गए, यहां गए सभी इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गए, ठीक। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है n, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n, ठीक। सोचिए vd वेलोसिटी से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम लगा t, तो डिस्टेंस हो जाएगा vd इंटू टी, डिस्टेंस हो जाएगा vd इंटू टी, ये लेंथ हो गई इसकी एक तरह से, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो a, एरिया है a,
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस सेक्शन का वॉल्यूम वो हो जाएगा ए बी डी इंटू टी, ए बी डी इंटू टी। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वो कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे एन ए वी डी इंटू टी, इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एन ए वी डी टी। तो टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज क्यू वो हो जाएगा एन ए वी डी टी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे एन ई ए वी डी इंटू टी। तो करंट कितना, करंट आ जाएगा Q बाई टी, एन ई ए वी डी भाई टी तो इधर चले गया ना, तो I बराबर एन ई ए वी डी, नावेत नियवेत नाइवेत जो भी है एन ई ए वी डी, ठीक है ना। इतना करंट आ जाएगा भाई इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एन ई वी डी, एन ई वी डी ऐसे लिख सकते। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और चीजें समझते हैं। चलिए तो आगे समझते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह का एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का अगर है तो मान लीजिए 0.1 है यहां पे और ये 0.2 है यहां पर, तो करंट 0.1 पर और करंट 0.2 पर बराबर होगा, अनडाउटेडली बराबर होगा। ठीक, लेकिन करंट डेंसिटी 1 पर देखिए कम हो जाएगी 2 से। 1 पर करंट डेंसिटी ज्यादा नहीं कम होगी और 2 पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, अब सोचिए जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्योंकि J इज प्रोपोर्शनल टू V, VD, J इज प्रोपोर्शनल टू VD, तो VD एट 1 कम हो जाएगा VD एट 2 पे। मतलब जैसा आप फ्लूइड में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा A1 V1 बराबर A2 V2, कुछ वैसा ही है। अगर यहां पर एरिया कम करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एरिया बड़ा रखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी बेसिकली देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो होता है ई टाउ बाई एन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान से समझिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि Vd अपॉन E, ये हो जाएगा E टाउ बाई एम। इस टर्म को ही क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट चेंज करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ लो। अगर हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, इसके बारे में हमें मोबिलिटी बताता है। ठीक, अच्छा यहां से हम मोबिलिटी की यूनिट देख सकते हैं। यूनिट कितना हो जाएगा, E मतलब कूलम सेकेंड अपॉन केजी, ये मास है, E टाउ बाई एम मास, तो कूलम सेकेंड पर केजी यानी कि A1 T2 अपॉन
m-1, a1 t2 m-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई मोबिलिटी। ठीक, क्लियर? चलिए तो दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने बढ़िया बढ़िया से लिखे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट, तो हमें करंट निकालना है। लिख लेते हैं क्या निकालना है सॉल्यूशन में। हमें निकालना है करंट कितना है, ठीक है ना। करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ, वायर के लेंथ दी है 0.2 मीटर्स, एरिया दिया है 1 mm। एरिया का हम कर सकते हैं 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर कर लिया। ठीक, यहाँ पे V दे रखा है 4 वोल्ट। ठीक है, गिवन दैट द मोबिलिटी भी गिवन है म्यू कितना है 4.5 10⁻⁶, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपर में चार्ज की डेंसिटी दी हुई है 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक, ओके। पूछा है करंट, करंट होता है NEAVD, आई होता है, अगर हम आई की बात करें तो हमें चाहिए NEAVD। ठीक है, हाँ साहब, दो चीजें चाहिए। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा VD, क्योंकि N गिवन है, E पता है, A पता है। N गिवन है, E पता है, A पता है, VD चाहिए। तो VD के लिए क्या करेंगे, VD का फॉर्मूला क्या होता है E τ/m, वो सब लगाने की जरूरत है क्या। तो पहले E निकालें, E निकालेंगे, E होता है V/L, E बराबर V/L। ठीक है, E बराबर V/L। अच्छा, मोबिलिटी भी गिवन है, इसका ध्यान रखेंगे अपन। तो V कितना है, V है हमारे पास 4 और L कितना है, L है 0.2 मीटर। तो 4/0.2, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर, E आ गया। अच्छा, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा VD इज इक्वल्स टू मोबिलिटी इंटू E। मोबिलिटी है 4.5 × 10⁻⁻⁶। मोबिलिटी E कितना है, E हमने ये निकाला 20, तो VD आ जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो अब निकालेंगे हम I, करंट आएगा N है हमारे पास ये रहा 8.5 × 10⁻28 N। E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय A रहा, ये रहा 10⁻⁶ इंटू VD होता है ये 9 × 10⁻⁻⁻। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.22 एम्पियर। तो हमारे पास करंट आ गया 1.22 एम्पियर। ठीक, ये निकालना। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर दिस 0.24 सेंटीमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ कॉपर वायर। तो पहले एल्यूमिनियम वायर है, उसको सीरीज में जोड़ा है कॉपर वायर के साथ। डायमीटर दे रखा है 0.16 कॉपर का, है ना। द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर। भैया करंट है हमारे पास 10 एम्पियर दोनों में। इधर एल्यूमिनियम का वायर है, इसके साथ जुड़ा है कॉपर का वायर, ऐसे दोनों सीरीज में। फाइंड जे, सबसे पहले तो करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी होता है J/I/A। अब एरिया किसी का भी रख दो, करंट सेम है। एरिया अपन निकाल लेते हैं, चलो एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 0.12, डायमीटर 0.24 है तो रेडियस हो जाएगा 0.12। तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर है तो -4।
तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 12 12 144, 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, दिस इज एरिया। अब करंट में डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 10/4.5 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी करंट डेंसिटी है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो पहले पॉइंट का आंसर आ गया हमारे पास ये रहा। अब सेकंड आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अगर मेरे को वीडी निकालना है, चलिए कॉपर में निकालते हैं। तो वीडी होता है, आई होता है NEA वीडी, तो वीडी हो जाएगा I/NEA, I/NEA। आई कितना होता है, अच्छा आई तो दिया हुआ है 10, एन हो रखा है, एन कितना दे रखा है, ये रहा 8.4 इंटू 10⁻28 कॉपर के लिए, ठीक। वीडी इन कॉपर, ठीक। ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय एरिया। कॉपर का डायमीटर दे रखा है ये, अगर मैं एरिया ऑफ कॉपर निकालूं यहां से तो हो जाएगा पाई इंटू कहा गया 0.8 इंटू 0.8 10⁻⁻4 तो हो जाएगा 8 दूनी 16 48 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहां रखता हूं मैं इसको एरिया को 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। तो जो वीडी आएगा वो आएगा 3.7 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वीडी आएगा 3.7 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है, इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, ठीक है ना। तो वीडी होता है I/NEA, ठीक है। तो वीडी है। अब कह रहा है बैटरी के साथ कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल है कुछ V। नाउ इफ कंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर, तो हमने कंडक्टर को चेंज किया। अब क्या चेंज हुआ, एरिया बिकम्स डबल एंड लेंथ इज सेम। तो हमने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लिया, मतलब ये कंडक्टर था, अभी क्या किया, इसका एरिया डबल कर दिया, लेंथ सेम है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया डबल कर दिया। तो हमें ये पता है जो वीडी है इट इज प्रोपोर्शनल टू I/A, एन, और ये तो कांस्टेंट है मटेरियल के लिए, है ना। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि V सेम है, V सेम, तो हम कह सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V/R, ये I। V पहले और दूसरे केस में सेम है, मतलब I1 था प्रोपोर्शनल V/R1, I2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा V/R2, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कहें I1 I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा V/R होता है ρL/A। इसको हम थोड़ी देर में डिराइव भी करेंगे इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे एरिया डबल कर दिया और यहाँ पर नहीं रह गया, यहाँ पे V/ρL/A, यहाँ पे सेम रखा है, ठीक है ना। तो I1/I2 इसको चेंज करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो VD1/VD2,
ठीक, इजिकल्स टू I1 अपॉन A, I2 अपॉन 2A, सही है ना। और I1 की जगह आएगा V A अपॉन रो L, और यहां आएगा V 2A अपॉन रो, अच्छा यहाँ पे A भी है ना नीचे, V रो L इंटू 2A, ठीक है ना। ये ऐसे कैसे उठा के यहाँ रख दिया, क्या कैंसिल हुआ, ये V से V गया, A से A गया, A से A गया, 2 से 2 गया, रो से रो, L से L, यानी कि VD1 बराबर VD2। कहने का मतलब ये है भाई कि अगर हम एरिया डबल करेंगे, अगर हम एरिया को डबल करेंगे, पोटेंशियल सेम है तो करंट भी डबल हो जाएगा। एरिया को डबल करते ही करंट भी डबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ है, ये तो ऊपर चल जाएगा ना, तो करंट भी डबल हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये JEE 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 23 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर। एक वायर है, इसमें 10 एम्पियर करंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 5, यानी कि एरिया जो दिया है वो है 5 mm मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक, करंट है यहाँ पे 10 एम्पियर, और ड्रिफ्ट दिया है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, नाउ आस्किंग n मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो I = NEAVD, n = I अपॉन EAVD। I है 10, E है 1.6 10⁻⁻⁹ E, है ना, और एरिया है 5 × 10⁶, और VD है 2 × 10⁻⁻3। ठीक, सब कुछ गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 5 2 = 10, तो हो जाएगा 10⁻⁷। 10⁻⁷ में से 3 जाएगा, ठीक है ना, तो 5 2 = 10, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁷, 7 3 जाएगा तो बचेगा 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁴, और ये कितना है 10⁻⁹, ऊपर जाके बचेगा 10⁻⁵, और 10 एक ऊपर ऑलरेडी है, तो 10 × 10⁻⁵ अपॉन 1.6। ठीक, फिर चेक कर लेते हैं 6 और 7, अगर 22 में से 7 जाएगा 7, 22 22 - 7 15, सही है, और ये 10 एज इट इज, 1.6 एज इट इज। अब 1.6 से कैंसिल होगा 6.25, 10⁻⁵। भैया इतने इलेक्ट्रॉन हैं इस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना। ये 22 में आया हुआ क्वेश्चन है JEE में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।